वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तैयारी के साथ साथ में अपना और अपने माता पिता का भी आप लोग ध्यान रखते होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के पहले यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो अब हम जो तैयारी करने वाले वो हम तैयारी करेंगे अपनी जीत की। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो करते हैं शाम 6 बजे वो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। इसके अंदर हम टॉप 75 क्वेश्चन आपके साथ शामिल करते हैं। इन टॉप 75 क्वेश्चन में हम सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का आपके साथ क्या है प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ये सेट हमारा एमसीक्यू को लेके होते हैं, यानी कि हम मल्टीपल जो चूज क्वेश्चन होते हैं उसके द्वारा हम आपको तैयारी कराते हैं। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है, ये हमने घटना चक्र का जो टॉस सीरीज है वो हमने आपके साथ चलाई है। आज जो हमारा टेस्ट नंबर है ये हम 8वें नंबर का टेस्ट करने जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम 7 टेस्ट कर चुके हैं, यानी कि 7 टेस्ट पेपर आपको मिल चुके हैं। आई होप आप सभी ने 7 के 7 टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से लगा लिए होंगे। आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं 75 क्वेश्चन में वो भी आपने देख लिया होगा। हिंदी और जीके जीएस में आपका कौन सा पोर्शन वीक चल रहा है, किस पर आपको अत्यधिक कमांड करनी है, किस पोर्शन को आपको टाइम देना है, वो सभी आप लोग इस टेस्ट पेपर से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए और अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से और भी अपनी तैयारी को अच्छा बनाते हुए चलते हैं अपने टेस्ट पेपर की तरफ। तो पहले हम जो 37 क्वेश्चन करेंगे वो सामान्य हिंदी के करेंगे। बाकी जो हमारा पोर्शन बच जाएगा 75 क्वेश्चन तक का, वहाँ पे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, मैं आप कभी सभी को एक और बात बता दूं, अगर आपको अपनी जीके जीएस में पकड़ मजबूत करनी है तो हमारा डेली सुबह 10 बजे एडुटेरा का टेस्ट पेपर चलता है, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस के ऑल ओवर सेक्शन को मिलकर बनाया हुआ टेस्ट है। और अगर आप अपने जीके जीएस पोर्शन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे जोन में सेफ जोन में लेके पहुंचना चाहते हैं तो आप वहाँ पर हम हमारे साथ 10 बजे सुबह जुड़ सकते हैं। लेकिन शाम 6 बजे तो आपको यूपी पुलिस का डेली प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो चलिए, ये हो गया हमारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। अब हम चलते हैं सीधे अपने टेस्ट पेपर की तरफ। तो सबसे पहले जो हम पोर्शन हैंडल करेंगे वो करेंगे सामान्य हिंदी का। इसके अंदर हम देखने वाले हैं 1 बाई 1 करके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है कि मात्रा की दृष्टि से जो दोहे का विपरीत होता है क्या? रोला होता है, छपैया होता है, चौपाई होता है या सोटा होता है? तो स्टूडेंट, दोहे का विपरीत क्या होता है यही आपको बताना है। तो आप जल्दी से क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो आप बताएंगे पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा, क्योंकि दोहे का उल्टा जो होता है वो सोरठा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सोरठे का विपरीत क्या है तो आप जवाब देंगे दोहा, और दोहे का विपरीत पूछेगा तो आप जवाब देंगे सोरठा। इसमें आप कैसे, देखिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं दोहा और सोरठा की मात्रा को याद करने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है उनको। देखिए स्टूडेंट, दोहा जो होता है, देखिए इसमें 1 2 3 और 4 पंक्तियाँ होती हैं। इधर आप देखेंगे दोहा का और इधर आप देखेंगे सोरठा का। देखिए जो दोहा होता है उसके पहले दूसरे तीसरे यानी कि समझ लीजिए 4 पंक्तियाँ हैं। पहले में क्या होगी, इसके में 13 पंक्तियाँ होती हैं। पहले में 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11। यानी कि कहने का मतलब है जो सम पंक्ति होती है, जैसे 2 सम पे आता है और 4 सम पे आता है, तो यहाँ हो जाएंगे 11 पंक्ति। और दोहा का जो विषम होता है पहला और तीसरा, यहाँ पर होती है 13 पंक्ति। देखिए 13 को अगर हम लिखेंगे तो 13 को ऐसे करके ना लिखते हैं, तो आप सोच लीजिएगा कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है 13। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में जो दोहा होता है उसमें 13 मात्रा होती है, और 13 को अगर आप लिखेंगे तो 13 को आप ऐसे करके लिखेंगे। आपने अगर ये बात सीख ली तो जिंदगी में आप कभी भी दोहा और सोठा की मात्रा में कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। अगर यही आपसे पूछ लेगा कि दोहा सोठे का उल्टा होता है तो समझ लीजिएगा अब दोहा में पहली तीसरी में कौन कितनी कितनी मात्रा होंगी, तो 11 मात्रा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आई होप मैंने जो आपको समझाने के लिए बताया है वो आप समझ गए होंगे कि दोहे की पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्रा होती हैं। अगर मैं 1 और 3 को 1 और 3 करके लिख दूं तो वो 13 बन जाता है। तो आप इस तरीके से इन सबको याद कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है पीपर पाद सरिस मंडोला। तो पीपर पाद उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? स्टूडेंट कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि उपमा अलंकार में कितने कितने अंग होते हैं, तो आप बताएंगे उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं।
एक वाचक होता है, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है और एक होता है साधारण धर्म। तो पीपर पात में कौन सा अंग है जो उपमा अलंकार में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। आप बताएंगे उपमान। देखिए स्टूडेंट, पीपर पात, पीपर का मतलब होता है पीपल का पत्ता। जो पीपल का पत्ता है वो शरीर से जैसे हिल रहा है, वो डोल रहा है, किसकी तरह? मन की तरह। देखिए मन क्या है? एक श्रेष्ठ वस्तु है और पीपल का पत्ता एक छोटी वस्तु है। तो छोटी वस्तु का बड़ी वस्तु से तुलना करना वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो देखिए हम पीपर के जो पत्ता है, पीपल का पत्ता, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? मन से। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे बोलते हैं उपमान, और जिससे तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय। अगर आपसे पूछता कि मन क्या है, तब आप जवाब देते हैं उपमेय। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो ये हमारे थे सवालों के आंसर। जो मैंने चीज़ आपको समझाने की कोशिश किया, आई होप वो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में अपना माइंड सेट करके बैठना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, अयज्ञ जी की, हरिवंश राय बच्चन की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। जो तुलसीदास एक कविता है, ये किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं? अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर या धर्मवीर भारती? तो गुनाहों का देवता किसकी रचनाकार है? कौन ने इसकी रचना की है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप बताएंगे धर्मवीर भारती के द्वारा गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं। और सूरज का सातवां घोड़ा भी धर्मवीर भारती की ही है। कमलेश्वर त्रिपाठी की जो है कितने पाकिस्तान? तो आप बताएंगे वो किसकी है? कमलेश्वर त्रिपाठी की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। साथ साथ में आप जो मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको कुछ चीज़ें बताते चल रही हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है क्या? यानी कि म्यूजिक के द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? अधिकार, कर्तव्य, शरीर, आचरण? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि संगीत के द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन वन युग्म का नाम बताइए। ये विलोम शब्द है, पुनरुक्त युग्म है, सार्थक और निरर्थक युग्म है, या पर्याय युग्म है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो वन वन क्या है? पुनरुक्त युग्म है, यानी कि वन वन की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है तो इनको क्या बोल देंगे? पुनरुक्त युग्म बोल देंगे। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? सो इनकी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। कृषांगिनी, कृषांगी, या कृषांगी, या कृषांगी? तो कृषांगिनी का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप बताएंगे कृषांगिनी जो लिखा जाता है उसमें सलजम वाला स बनता है, और कृषांगी ऑप्शन सी में जो लिखा है उस प्रकार से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेट भरे मन मुदक से, पेट भरे मन मुदक से कब? लोकोक्ति का सही अर्थ है, यानी कि पेट भरे मन मुदक से कब? ऑप्शन दिया है, पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना। बी है, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलना। या सी है, केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना। या ऑप्शन नंबर डी है, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपके सामने लोकोक्ति दी है उसका आप मुझे सही अर्थ क्या है कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा, केवल सोचते रहने से किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। यानी कि आपने सोच लिया कि अगर पेट भर गए तो हमने मन से मोदक खा लिया, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि आपने पेट भर गया तो मन से मोदक खा लिए। यानी केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं? स्टूडेंट ऊष्मीय व्यंजन का मतलब होता है कि जिन शब्दों का उच्चारण हम अपने मुंह से करते हैं तो हमारे मुंह में क्या है गर्माहट पैदा होती है, तो उनको बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। तो ऐसे ऊष्मीय व्यंजन कौन है? ऑप्शन दिया है, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, या स है।
तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर करके, तो उष्ण व्यंजन कौन से हैं, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। से है क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तब भी आप आंसर बताएंगे 4, और क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी या परोपकारिणी। तो स्टूडेंट, जब आपने शब्दों का उच्चारण अपने मन से किया होगा, तो जब आपने बोला होगा, देखिए तपस्वी क्या होता है, पुरुष होता है। तपस्विनी, जो ई की मात्रा बड़ी की मात्रा लगी है, इसका मतलब क्या है, तपस्वी होता तो पुरुष होता, तपस्विनी है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, हंसनी भी स्त्रीलिंग है और परोपकारिणी भी स्त्रीलिंग है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, क्योंकि तेजस्वी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको एक ही तरह के 10 प्रकार के सवाल मिलते हैं कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से क्वेश्चन सेट करता है। प्रैक्टिस करने से पता चलता है कि आपकी कमजोरी कहाँ पर है, कि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो है, लेकिन क्या आपने वो कॉन्सेप्ट आपका तैयार हुआ है कि नहीं हुआ, वो आप जो ये तय करेंगे, यहाँ प्रैक्टिस से ही तय करेंगे। तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह आप ही चला गया। तो वह आप ही चला गया रेखांकित शब्द में जो सर्वनाम है, वो सर्वनाम के भेद का किसका उदाहरण है, यानी कि आप जो है वो एक सर्वनाम है। तो क्वेश्चन में बता दे, कभी कभी आपसे ये पूछ ले कि आप क्या है, तो आप संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्या क्या है, तो आप बताएंगे आप क्या है, सर्वनाम है। आपको सभी अपने माइंड को खोल के बैठना है कि आपको क्वेश्चन से भी सीखना है। तो ये सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो वह आप ही चला गया, तो आपको पता होगा आपका मतलब होता है निजवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। आपसे कभी कभी ये पूछता है वह अपना काम स्वयं करता है, इस वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप कहते हैं जो अपना काम स्वयं करता है, यानी कि अपने आप करता है, तभी भी क्या बोलते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको पता चल गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि धुंधला शब्द में विशेषण है, यानी कि धुंधला एक शब्द है, ये कैसा है, इसमें किस प्रकार का विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है या उपयुक्त में से कोई नहीं। धुंधला, काला, पीला, नीला, हरा, चमकीला, तो ये क्या है, गुण होते हैं, किसी भी चीज के गुण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्रिया चुननी है कि मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती हैं, क्रिया बतानी है इसमें। मेरी दादी क्रिया है, बनाती हैं क्रिया है, खाना क्रिया है, ये घर में क्रिया है। तो मेरे घर में मेरी दादी खाना बनाती हैं, वाक्य में क्रिया को चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्रिया क्या हो जाएगी, बनाती है, ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने 13 में से 13 ही मार्क्स प्राप्त किए होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि टेस्ट इतना भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। उस जगह पर सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसग है, यानी कि उस जगह पर सभा होने जा रही है, तो रेखांकित शब्द है उस जगह पर। तो आपको बताना है कि पद में कौन सा परसग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के आप पढ़ेंगे ऑप्शन करण है, क्या आप बताएंगे करण है, क्या आप बताएंगे इसमें अधिकरण है, क्या बताएंगे आपने संप्रदान है, क्या बताएंगे इसमें अपादान है। तो आप बताएंगे उस जगह, इसको वाक्य को आपको थोड़ा ब्रॉड करके पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उस जगह पर। तो पर क्या है, इसमें छिपा हुआ है। आप कहेंगे कि जब इसमें क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो क्वेश्चन बनाया है, यानी कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक होगा, तभी ना क्वेश्चन बनाया गया है कि उस जगह पर सभा होने जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, पर परसग छिपा हुआ है, आपको ये अपने माइंड से खोजना पड़ेगा। तो आपको पता होगा मैं और पर, ये जो दो परसर्ग होते हैं, ये किस इसमें आते हैं, तो आप बताएंगे अधिकरण में आते हैं, यानी कहते हैं ना मैं पर अधिकरण। तो कारक, तो अधिकरण कारक में जो दो परसर्ग का यूज किया जाता है मैं पर, तो वहां पर हो जाएगा अधिकरण कारक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी।
क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? यानी कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं, संदिग्ध वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या अपूर्ण वर्तमान काल है। तो मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि मेरे जेब में 10 रुपये हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि उसने कटोरा भर दूध पिया है, वाक्य में अपव्यय शब्द पहचानिए। यानी कि अपव्यय शब्द कौन सा है वही आपको बताना है। उसने कटोरा भर दूध पिया है, कटोरा दूध भर पिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। ये हो जाएगा भर। भर क्या है? एक अपव्यय शब्द है कि भर को आप व्यय नहीं कर सकते। व्यय करने का मतलब होता है कि इसकी फॉर्म में आप चेंज नहीं कर सकते। क्या आप भर को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो अपव्यय शब्द को हम रूढ़ शब्द भी कह सकते हैं। जैसे कि आप सोचिए, मैं लिख दूं कमल, क्या कमल से आप कोई शब्द बना सकते हैं? या मैं लिख दूं पंकज, तो आप बना सकते हैं कुछ से कोई भी शब्द। ऐसे शब्द अपव्यय उनको भी बोलते हैं जिनका हम एक सार्थक शब्द तोड़ के नहीं बना सकते हैं। कि मैं रब बना दूं तो रब कोई शब्द हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमारा जो अपव्यय शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। स्वर्ण शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? तो स्वर्ण शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का बताएंगे आप राइट आंसर करके। तो स्वर्ण जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि स्वर्ण का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा सोना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अट्टालिका का तद्भव रूप है अटाला, अटल, अटारा या अटारी? तो अट्टालिका का तत्सम बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा अटारी। और ये शब्द बहुत बार से पूछा गया है, एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विदेशज शब्द हैं जादू, जूता, जीव या वायु? तो विदेशज शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जादू। तो जादू क्या है? विदेशज शब्द है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। और आई होप आप सबने जादू पिक्चर देखी होगी ऋतिक रोशन की, वही वाला जादू जो है विदेशी शब्द है। कपड़े का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कपड़े का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चलन, बसन, गगन या जंगल? तो कपड़े का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी बसन, क्योंकि बसन को भी क्या बोलते थे? कपड़ा बोलते थे। फिर चीर भी किसका होता है? कपड़े का होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। बढ़ेंगे आप नेक्स्ट की तरफ। इप्सित शब्द का विलोम है अनिप्सित, अभिस्पित, अधिस्पित या कुसित? तो आप बताएंगे स्पित का सही विलोम शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिप्सित। इसमें क्या है? अनि उपसर्ग लगा देंगे। अनि, जो अनि उपसर्ग लगेगा इसमें न्याय आधा होगा, और न्यास को जो ई इसमें लगेगा स्वर आके, तो जो ई स्वर है इसको इसकी यहाँ पे उसको पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी लगा देगा। तो इप्सित में कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि अनिप्सित में कौन सा उपसर्ग लगाया, तभी आप बताएंगे इसमें अनुपसर्ग लगाए हैं। तो अगर इप्सित का विलोम शब्द पूछा है तो अनिश्चित इसमें आप बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। आपको वो हर प्रकार से क्वेश्चन को पकड़ना है, किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, यही आपकी प्रैक्टिस आपको कहती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिए गए विकल्पों में से गेह गेह शब्द के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं वही आपको बताना है। तम है, तमस है, तिमिर है, सभा है, परिषद है, गोष्ठी है, सदन है, भवन है, निकेतन है, कंचन है, हेम है, स्वर्ण है। तो गेह शब्द के समानार्थी शब्द बताने हैं तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी। सदन, भवन, निकेतन क्या है? ये हमारे घर के क्या है? पर्यायवाची समानार्थी शब्द होते हैं। तम, तमस, तिमिर किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अंधेरा के। आगे चल बचता है आपका सभा, गोष्ठी और परिषद किसके बन जाते हैं? जहाँ पर आपका सम्मेलन वगैरह होते हैं तो कहते हैं ना सम्मेलन हो रहा है, हमारा परिषद है, वहाँ पे गोष्ठी है, मेरी मीटिंग है, तो ये उस तरीके के हो जाएंगे। और हेम, कंचन और स्वर्ण किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सोना के। तो आप सभी को चारों के चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो
के लिए एक शब्द है, आगत पति का, प्रवर्त्य पति का, प्रेषित पति का या आगमसिक पति का। तो आप बताएंगे जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो आया नहीं है, आने वाला है, तो आने वाले के लिए हो जाएगा आगमसिक पति का, यानी कि जिसका पति आने वाला, क्योंकि आगमन का मतलब होता है आने वाला और आगत का मतलब होता है आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, तब इसका आंसर होता ए, लेकिन उसका पति आने वाला है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। आपको क्या है, इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तब हमारे क्वेश्चन राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के डी। आई होप आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझी होंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सधवा शब्द के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो। ऑप्शन नंबर बी है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। ऑप्शन नंबर सी है जिस स्त्री का पति जीवित हो। या ऑप्शन नंबर डी है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। तो आप बताएंगे सधवा शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके स्टूडेंट। तो जल्दी जल्दी से आप मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो देखिए सधवा बोलते हैं कि जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको हम सधवा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है ए, वह स्त्री जिसका पुत्र और पति नहीं होता उसको हम बोलते हैं अबीरा। तो कभी कभी अगर आपसे ये पूछ ले तब आप इसका आंसर बताएंगे अबीरा। एक देखिए अब जो मैंने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 23 में डिस्कस किया था वही ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, यानी कि वो आ गया है घर पे, तो उसको बोलेंगे आगत पति का। तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता क्वेश्चन नंबर 23 में, तब हम आप आंसर लगाते ऑप्शन नंबर के ए 23 का। लेकिन को हमसे पूछा था आने वाला हो तो आकस्मिक पति का। तो डिफरेंसेस आपको पता चल गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है वो भी आपने समझ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको बोलते हैं सधवा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 25 है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना। तो कहते हैं ना क्या बात भाई तुम तो गुलर का फूल हो रहे हो, यानी कि ये कहेंगे दुर्लभ वस्तु, जो वस्तु बहुत ही मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है दिखने की, उसको हम क्या बोलते हैं गुलर का फूल बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। आगे बढ़ते हैं। कक्ष का अर्थ क्या है। कमरा कांच, कमरा किनारा, कमरा तांबा या कमरा या काक। तो कक्ष का अर्थ बताइएगा। कहते हैं ना एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो ये एक शब्द के आपसे अनेक अर्थ पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा कमरा और काक क्या होते हैं, ये कक्ष के क्या है अर्थ होते हैं। तो कक्ष को बोलते हैं कमरे को, काक समझते हैं ना जो हमारी बगल वाला पार्ट होता है ना जिसको हम बगल बोलते हैं उसको काक भी बोलते हैं। काक कहते हैं ना उसने अपनी काक में दबा के जो अहि रावण था वो अपनी काक में दबा करके उसको जो बाली था उसको घूमा था, तो वही जो हो जाएगा काक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। अपमान में उपसर्ग शब्द कौन सा है। ए है, मन है, मान है या अप है। तो अपमान में उपसर्ग शब्द कौन सा है वहाँ आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। स्टूडेंट उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं, बस आपको थोड़ा माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिठाना है कि जब भी आपसे उपसर्ग और प्रत्यय पूछेगा आपका फोकस होना चाहिए कि जो शब्द दिया आप उसमें से मूल शब्द निकालें। देखिए मैं अगर यहाँ पर अपमान लिख दूँ अपमान, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मूल शब्द क्या है तो आप बताएंगे दीदी इसमें मूल स्वर क्या है, मान है। क्या है मूल स्वर, मान है। तो अब तो आपसे अलग हो गया, तो अब क्या हो गया इसमें उपसर्ग हो गया। तो हमारे क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। उपसर्ग और प्रत्यय को फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले उसमें मूल स्वर अलग कर दें। अगर आपने मूल स्वर अलग कर दिया तो आप डेफिनेटली अपने राइट आंसर पर बहुत इजीली वे में पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणा केस का संधि विच्छेद होगा। गुणा प्लस केस
गुणाके प्लस ईस या गुणाका प्लस ईस या गुण प्लस आकेश। तो गुणाकेश का सही संधि विच्छेद आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा, गुणाका प्लस ईस, यानी कि गुणाका के ईस माने होता है ईश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। और गुणाकेश एक पर्यायवाची किसका होता है? अर्जुन को हम गुणाकेश बोलते थे। तो आप कभी कभी आपसे पूछने लगा कि गुणाकेश किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे अर्जुन का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं। आपको समझ में, गुणा का केस मतलब जो वो गुणा केस बोलते थे अर्जुन को, और गुणा के ईस कौन थे? श्री कृष्ण। तो इसलिए बोलते हैं गुणा केस, यानी कि गुण अर्जुन के जो ईश्वर थे उनको इष्ट मानता था, तो वो हो जाएंगे हमारे कृष्ण भगवान। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? यानी कौन सा शब्द ऐसा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन है राजकुमार, ऑप्शन है पीताम्बर, ऑप्शन है कला श्रेष्ठ, ऑप्शन हो जाएगा गृह प्रवेश। तो कर्मधारय समास का उदाहरण बताएंगे तो राजकुमार जो हो जाएगा ये तो तत्पुरुष समास का हो जाएगा। कला में जो है श्रेष्ठ, तो आप बताएंगे ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास का। गृह में प्रवेश, गृह के लिए प्रवेश हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, पीताम्बर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, एक कॉल आ गई थी, बट आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो कॉल और मेरा पर्सनल काम बाद में है। पहले आप सभी के लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश है कि मैं चाहती हूँ जो हमारा रिजल्ट, चैनल का नाम है रिजल्ट तक, मेरी भी कोशिश रहेगी आपको रिजल्ट तक पहुँचाने की, कि रिजल्ट आपके हाथ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी ने पढ़ लिया होगा, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देंगे। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है क्या? देखिए, मैंने है, विद्यालय है, जाना है या है। मैंने विद्यालय जाना है, मैंने कोई शब्द नहीं होता हिंदी में। मुझे विद्यालय जाना है, समझ में आ गया ना? मुझे विद्यालय जाना है, मैंने तेरे को, मेरे को, ये कोई शब्द नहीं होते हैं हिंदी लैंग्वेज में। मुझे होता है राइट शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के है, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है गद्यांश, और गद्यांश हमारे एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ से हमको 5 क्वेश्चन अपने पक्के करने हैं, क्योंकि गद्यांश से हमको 5 क्वेश्चन हमारे गद्यांश से ही मिलते हैं। इसलिए 5 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। आपको यही मान के चलना है कि 5 नंबर तो मेरे कोई काट नहीं सकता। चलिए मैं गद्यांश पढ़ूंगी, आप भी पढ़िएगा और इसको समझिएगा। पढ़ते हैं। हम मनुष्य कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप में प्रदान करने के लिए उसको अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, कुछ भी बनना की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य के आधार पर बढ़ने लगता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचाकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों में विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया था विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद से स्पष्ट होता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण रही है। आई होप आप सभी को ये गद्यांश का जो एक चैप्टर था ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको शेष गद्यांश मिलेगा, उसको भी पढ़िएगा और समझिएगा। लगता है कि गद्यांश की दूसरी PDF नहीं लग पाई है, सॉरी, बट मैं आपको पूरे से पढ़ के सुना देती हूँ, आप उसको पढ़िएगा। ये PDF में थोड़ा गलती हो गया है, जो उसका शेष पार्ट बचा है वो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। हाँ सॉरी स्टूडेंट, ये क्या था, ये पूरा ही पार्ट है। ये 2 पार्ट में PDF थी, तो क्या किया जिसने PDF बनाई है वो एक ही पार्ट में इसको कन्वर्ट करके रख दिया है, 2 पार्ट में नहीं है। तो ये जो हमारा गद्यांश था ये इतना ही गद्यांश था। आपको इस गद्यांश से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको 5 के 5 क्वेश्चन बड़े अच्छे से करने, बड़े ध्यान से करने, क्योंकि पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज भी इसकी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो उसमें क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन है कि अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है? शिक्षा के सबल पक्ष का, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, भावी भविष्य का या सपनों का। तो अपनी बात को प्रामाणिकता देने के लिए
कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में जो भविष्य का निर्माण का आधार भी करती है, और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ होती है, विदेश में जो हमारा धन होता है वो भी शिक्षा होती है, और शिक्षा एक ऐसी है जिसको चुराया या घटाया नहीं जा सकता। तो इस बात की प्रामाणिकता को लेखक ने किस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया था, तो आपको पता होगा यक्स और रजिस्टर के संवाद के द्वारा उसने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि जो शिक्षा होती है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विदेश में मनुष्य का साथी क्या होता है? धन होता है, नौकरी होती है, विद्या होती है, संबंधी होते हैं। तो आपको पता होगा विदेश में मनुष्य का जो साथी होता है वो होती है विद्या। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रस्तुत गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक क्या है? स्वप्न का महत्व, श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व और लक्ष्य का महत्व। स्टूडेंट, स्वप्न का महत्व, श्रम का महत्व, लक्ष्य का महत्व, ये सभी डिपेंड करते हैं शिक्षा पर। तो प्रस्तुत गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ पढ़ेंगे कि दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? यानी गति का विरुद्धार्थी शब्द का मतलब गति का विलोम आपको बताना है। प्रगति, दुर्गति, मंद या आयतन। देखिए गति का मतलब होता है कोई चीज़ स्पीड में है, और मंद का मतलब हो जाता है कोई चीज़ क्या धीमी धीमी है। तो गति का विलोम हो जाएगा मंद, और मंद का विलोम हो जाएगा गति। ऑप्शन नंबर के सी क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, जैसा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। विलक्षण, अनूठा, रहस्यमय, भिन्न। तो देखिए विलक्षण भी होता है विचित्र, अनूठा भी विचित्र होता है, भिन्न का मतलब भी भिन्न भिन्न माने अलग अलग, और लेकिन रहस्यमय क्या है? विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर के सी 35 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करें। मैं आपके सामने इसको पढ़ती हूँ। गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास रखते थे, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस भाग में त्रुटि नहीं है आप मुझे बताइएगा। अगर त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 36 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 2। देखिए सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, तो सत्य और अहिंसा, अहिंसा तो यहाँ पर क्या है? ये इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के डी। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ गया है कि सही वर्तनी का शब्द का चयन करना है जो वर्तनी शुद्ध है। विभीषिका, 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 विभीषिका। देखिए विभीषिका 4 प्रकार से लिखा हुआ है, कौन सा विभीषिका सही है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में आंसर करके। तो विभीषिका शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है उसी प्रकार से विभीषिका लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। तो स्टूडेंट ये था हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हम करते हैं टॉप 27 क्वेश्चन। तो आपने 27 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स अटैम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन में आपको गलती हुई है, कितने में आप कन्फ्यूजन हुआ है, वो सभी आपको आपका रिजल्ट बता देगा, बता दिया होगा। और आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे हिंदी का जो पार्ट बनता वो हमारा पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 के अंदर, जिसमें हम आपके साथ साझा करेंगे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आई होप आप सभी तैयार होंगे और बहुत उत्सुक भी होंगे कि अपने आज हम जो है अपना नया टेस्ट पेपर 8वां लगाने जा रहे हैं। तो क्या हमारे अंदर हुआ है क्या नहीं वो भी आप सब देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? कि जो अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, या जोहान्सबर्ग में हुआ था, या साओ पोलो में हुआ था? तो आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 38 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। ये हुआ था जोहान्सबर्ग, यानी कि जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा और आई होप आपको ये करके बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 809, 624, 829 या 690। तो उत्तर प्रदेश में जनघनत्व कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आप आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी। उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व था कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 829, तो उसको को बोलते हैं जनघनत्व यानी कि डेंसिटी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है? देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में या रुद्रप्रयाग में? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का जहाँ मिलन होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग उसको कहते हैं, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का क्या होता है? मिलन होता है। स्टूडेंट देखिएगा, हमारी ज्योग्राफी में जो होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में आपको वहाँ पर 5 पंचप्रयाग पढ़ाए जाते हैं। एक होता है देवप्रयाग, एक होता है कर्णप्रयाग, एक होता है विष्णुप्रयाग, एक होता है रुद्रप्रयाग, एक प्रयाग होता है जिसको बोलते हैं नंदप्रयाग। देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा तो नदी कॉमन है जहाँ पर सबसे अलकनंदा का मिलन होगा, लेकिन जो प्रयाग बनते हैं जो नदी अलकनंदा में आके मिलती है उसी को क्या है वहाँ पर प्रयाग बोला गया है। अगर भागीरथी नदी का मिलन होगा तो देवप्रयाग होगा, अगर पिंडार नदी का मिलन होगा तो कर्णप्रयाग होगा, अगर मंदाकिनी नदी का मिलन होगा तो रुद्रप्रयाग होगा, अगर धौली गंगा का मिलन होगा तो आप बताएंगे तो वहाँ पर विष्णुप्रयाग होगा, अगर वहाँ पर नंदिनी नदी का मिलन होगा तो वहाँ पर नंदप्रयाग होगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन याद करने में स्टूडेंट लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल का परिवार बने हुए हैं, तो मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। आज के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे तैयार किया था। देखिए भागीरथी और अलकनंदा तो हर एक बच्चों को याद होता है क्योंकि यहाँ सर क्या है गंगा नदी बन जाती है, तो ये सब बच्चा लोग याद कर लेता है। कर्णप्रयाग में जो नदी आती है पिंडार नदी, देखिए कहते हैं ना पिंड जो दान करते हैं, हमारे जो हिंदू परंपरा के अनुसार किसी जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको पिंड दान किया जाता है। तो पिंड दान और कर्ण जो कर्ण होता था वो कर्ण भी क्या था? दानवीर था। तो पिंड का दान और कर्ण से आप जोड़ लेंगे क्योंकि कर्ण को दानवीर कर्ण कहा गया है। तो हमारे यहाँ पिंड का भी दान होता है, तो दान किसने किया था? कर्ण ने किया था। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, तो पिंडार नदी को कर्णप्रयाग से रिलेट करके याद कर सकते हैं। आते हैं विष्णुप्रयाग में। देखिए विष्णु हमारे भगवान हैं, हमारे ईष्ट हैं। तो अगर हम विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे तो पैर धुल करके जाएंगे। कहते हैं ना कि भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो हाथ पैर धुल लो। तो धौली गंगा विष्णुप्रयाग, तो पैर हाथ धो करके कहाँ जाएंगे? विष्णु जी के मंदिर जाएंगे। अलकनंदा तो कॉमन नदी हो जाएंगी और बचती है धौली गंगा, तो विष्णु जी के पैर को धुलने जाएंगे। कैसे? अपने पैर हाथ धो करके, तो वहाँ पर बनेगा विष्णुप्रयाग। आता है आपके पास रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग को आप कैसे याद कीजिए? देखिए घर में होती है पत्नी, अगर पत्नी के मन में पड़ गई शंका कि भाई पति का मतलब अगर कुछ से पता चल जाए कुछ उल्टा सीधा, तो पति के मन में पत्नी के मन में जो हो जाती है शंका पड़ जाती है। अगर पत्नी के मन में शंका पड़ गई यानी कि उसका मन बदल गया तो उसका रूप कैसा हो जाएगा? रुद्र रूप हो जाएगा। रुद्र मतलब क्रोध वाला रूप हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं भगवान जो शंकर थे उनका रुद्र रूप भी था, बहुत क्रोध वाला। तो अगर पत्नी के मन में पड़ गई शंका तो उसका रूप आपको कैसे देखने को मिलेगा? रुद्र रूप। तो मैं मन में पड़ गई शंका यानी कि मंदाकिनी, और रूप कैसा देखेंगे? रुद्रप्रयाग। तो इस तरह से अगर आपने रिलेट करके ये याद कर लिया तो मैं 100% आपसे बोलती हूँ कि आप जिंदगी में इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया हुआ था। आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी ये क्वेश्चन की गलती कभी ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। थोड़ा टाइम लगा है लेकिन आपको ये क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं होंगे। 41 आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 141वीं की बैठक का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? आपको पता होगा स्टूडेंट, हाल ही में हमारे भारत 2023 में लास्ट ईयर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक हुई थी 141वीं। देखिए काफ़ी फेमस बैठक हुई थी क्योंकि ओलंपिक में क्या है इस समिति के अंदर क्रिकेट को शामिल किया गया था, इसलिए ये बैठक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पुणे में हुई थी, जयपुर में हुई थी, मुंबई में हुई थी या नई दिल्ली में हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आप बताएंगे ये हुई थी मुंबई में, और मुंबई में जो वानखेड़ा स्टेडियम है वहाँ पर ये बैठक की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। उत्तर प्रदेश स्पेशल से ये सवाल आया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल क्या है? जूट है, गन्ना है, कपास है या चाय है? तो स्टूडेंट आपको पता होगा जो उत्तर प्रदेश की वाणिज्य फसल है वो है गन्ना, तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन पर नंबर 1, दूध पे नंबर 1, कुल पशुधन में नंबर 1। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 किस में आता है, और खाद्यान्न उत्पादन में भी नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, मैं इसको रफ कर देती हूँ, नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके पास में कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू संधान परिषद किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान परिसर पूछ रहा है, फरुखाबाद में है, मेरठ में है, कानपुर में है, इलाहाबाद के वर्तमान प्रयागराज, क्योंकि आपको पता होगा इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान परिसर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, और मेरठ में आपको पता होगा यहाँ पर खेल के सामान और आभूषणों के लिए बहुत ज़्यादा से फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर के बी। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप बताएंगे मेरठ। नेक्स्ट बढ़ेंगे 44 पर। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? गुप्त वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश। तो किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के जो मंदिर थे उनका निर्माण हुआ था? तो आप बताएंगे पल्लव वंश के द्वारा महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है कि जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहां पर आग्नेय अस्त्र फर्स्ट का आयोजन किया गया था या किया गया? तो क्वेश्चन ऑप्शन है जैसलमेर, पूर्वी लद्दाख, उमरोई या चौबटिया। तो जून 2023 में भारत की सेना के द्वारा आग्नेय शास्त्र 1 का आयोजन किया गया है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी लद्दाख में यह किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 है कि मोटर गाड़ियों की जो साइड की वस्तु देखने के लिए किस दर्पण का आप इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, तो पीछे की वस्तु को हम देखने के लिए जो ड्राइवर के बराबर में लगा होता है उसको साइड मिरर बोलते हैं। वो जो दर्पण लगा होता है उसमें किस दर्पण का हम इस्तेमाल करते हैं आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप याद करना इस चीज़ को अपने माइंड के किसी कोने में कॉन्सेप्ट को फिट कर लीजिएगा कि अगर किसी भी वस्तु का हमको छोटा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए हम उत्तर दर्पण का ही यूज करने वाले हैं। बड़ी वस्तु को छोटी करके देखना है तो उत्तल दर्पण, और छोटी वस्तु को बड़ी करके देखना है अवतल दर्पण। आपने देखा होगा जहाँ दाढ़ी आप बनवाने जाते होंगे शेविंग कराने, तो वहाँ पर आपको अपना मुंह थोड़ा बड़ा दिखाई देता होगा, क्योंकि आपको पता होगा जब वो उस्तरा वगैरह चलाता है तो आपको कहीं कट ना लग जाए, उसको दिखता रहे बड़ा बड़ा, इसलिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते होंगे या नाक कान के स्पेशलिस्ट के पास जाते होंगे तो उसके पास उत्तल दर्पण अवतल दर्पण वाले पता क्या है, छोटे छोटे यंत्र होते हैं जिससे वो आपको कान नाक आंख दांत को बड़ा करके देखता है। तो आपको जनरल लाइफ से भी अगर आप इसको रिलेट करेंगे ना तो आप ये क्वेश्चन कभी भी गलत करके आने वाले नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आपको पता चल गया उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मुझे पता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जितना मैं आपको समझा दे रही हूँ ना, अगर आपने ये सब कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डाल लेना तो समझ लीजिएगा कि आपसे यूपी पुलिस 2024 में कोई भी नौकरी नहीं छीन सकता, ये वादा है मेरा। चलिए 47 की तरफ बढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? गुर्दा में, बड़ी आंत में, पेट में या छोटी आंत में? तो हमारी बॉडी का सर्वाधिक पाचन तंत्र और सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण किस बॉडी के पार्ट में होता है? तो हम बताएंगे बड़ी आंत में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। आगे बढ़ेंगे 48 की तरफ। नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था या आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, जयपुर में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, शिलोंग में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे
शिलोंग मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, न तो कठोर है ना ही लचीला है, अंततः कठोर व लचीला है। तो आपको पता होगा जो भारतीय कानून है वो अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है, यानी कि कठोर और लचीले के बीच की कड़ी है भारतीय संविधान। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। बढ़ते हैं 50 पर। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? सारनाथ में है, वाराणसी में है, वृंदावन में है और आगरा में है। तो प्रसिद्ध बांके बिहारी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये आता है मथुरा में, और मथुरा में हो जाएगा तो वृंदावन हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपने 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 24 फरवरी को, 25 फरवरी को या 1 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 51 का आप करेंगे राइट आंसर, तो आप बताएंगे 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52 कि विटामिन B3 जिसको हम नियासिन कहते हैं की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, बेरी होता है, रोतूंदी होता है या पेलेग्रा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आप मुझे बताएंगे पेलेग्रा नामक जो रोग होता है वो विटामिन B3 जिसको हम नियासिन बोलते हैं, जिसका बायोलॉजिकल नेम नियासिन है, इसकी कमी के कारण हमको क्या होता है? पेलेग्रा रोग हो जाता है। रिकेट्स आपको पता होगा ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से आपको होता है रोतौंदी रोग, और बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। तो आई होप आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 53 है कि उत्तर प्रदेश में जो जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम है ये कहाँ पर स्थित है? तारामंडल को आप प्लेनेटोरियम भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, रामपुर में है या प्रयागराज में है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आप करेंगे राइट आंसर, तो आप बताएंगे प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल प्लेनेटोरियम अवस्थित है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। एक ग्रंथि जिससे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? यानी कि वो ग्रंथि क्या है? एंडोक्राइन भी है और वो क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। वो दोनों तरीके से काम करती है, जिसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं, उस ग्रंथि को हम क्या है? दोनों ग्रंथि बोल देते हैं। तो वो दोनों की तरह काम करती है। तो पुरुष ग्रंथि है, थायराइड है, अग्नाशय है या अधिवृक्क ग्रंथि है? तो कौन सी ऐसी ग्लैंड होती है जो दोनों तरीके का काम करती है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय क्या है? एक मिक्स ग्लैंड होती है, इससे हार्मोन भी निकलते हैं और इससे एंजाइम भी निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम में, चिदम्बरम में, हम्पी में या श्रीकालाहस्ती में? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा हम्पी, और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि कृषि की समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का सबसे पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि आप बताएंगे कि जो कृषि के लिए सबसे पहले नहर खुदवाने का श्रेय किस शासक को दिया जाएगा? बलबन को, इल्तुतमिश को, गयासिन तुगलक को या रजिया बेगम को? तो 56 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके, तो आप बताएंगे गयासिन तुगलक को क्या है? कृषि के लिए नहरें खुदवाने का श्रेय इस शासक को दिया जा सकता है। लेकिन सर्वाधिक नहरें किसने खुदवाई थी? तो आप बताएंगे FST जिसको बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक। लेकिन पहला शासक का श्रेय किसको दिया जाएगा? गयासिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि दिसंबर 2023 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? पुष्पा भारती को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर असगर बाजाहत को, क्या प्रोफेसर शरद पगारे को? तो 2023 का के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का मुझे राइट आंसर करके, तो आप बताएंगे पुष्पा भारती जी को दी गई है। और इनकी रचना क्या थी? यादें यादें और यादें।
तो स्टूडेंट आपको अगर आपसे ये पूछ ले कि ब्याज सम्मान की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1951 में। और ये दोनों, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ब्याज सम्मान भी, और आप बताएंगे सरस्वती सम्मान, दोनों ही 1951 में स्थापना हुई थी और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। इसका आंसर आपको पता चल गया, पुष्पा भारती जी। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है। उरई, जालौन का मुख्यालय उरई में है, श्री कौशाम्बी का मुख्यालय कुशीनगर में है, भदोई का ज्ञानपुर में है और अम्बेडकर का नगर का अकबरपुर में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये जिला मुख्यालय पूछ रहा है जिले के। तो क्वेश्चन नंबर 58 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताएंगे कुशीनगर का कौशाम्बी में नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है कि भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था। साहित्य में दिया गया था, औषधि विज्ञान में दिया गया था, रासायनिक विज्ञान में दिया गया था, क्या भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो 59 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे साहित्य के क्षेत्र में भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था और इनको दिया गया था गीतांजलि के लिए। और ये एशिया में पहले व्यक्ति थे और भारत के भी पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था, 1913 में। तो आप डेट भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष। अगर आपसे पूछ लेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताएंगे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि वह एक स्थायी सदन है, उसको किसी भी प्रकार से भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 61वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 93 में या अनुच्छेद 110 में। तो मनी बिल की यानी कि जो हमारा जो वो होता है धन विधेयक, उसकी परिभाषा भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपने जो राइट आंसर करके बताएंगे अनुच्छेद 110, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। हापुड़ में आता है, मेरठ में आता है, गाजियाबाद में आता है कि गौतम बुद्ध नगर में आता है। तो नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन तो आपको चुटके वाला होगा, बोनस क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है कि झूम किसे कहते हैं। एक लोक नृत्य है, एक नदी घाटी का नाम है, खेती की एक पद्धति है, एक जनजाति है। तो झूम किसे कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 का बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे झूम क्या है, एक खेती का फसल होता है, इसको कहते हैं काटो और जलाओ। तो ये पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है, वह कहाँ पर अवस्थित है। फतेहपुर सीकरी आगरा में, कलियार सहारनपुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में, गढ़ मुक्तेश्वर गाजियाबाद में। तो आप बताएंगे वो कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा देवा शरीफ बाराबंकी में इनकी क्या है, मजार है, जहाँ पर क्या है प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है स्टूडेंट कि अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया था। लखनऊ में, आगरा में, अयोध्या में या गोरखपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे अयोध्या में किया गया था। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान जो हमारी सरकार है वो महिला सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा से जोर दे रही है। और आपको पता होगा अयोध्या बहुत हाईलाइट में, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर में राम जी विराजमान हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने
कि कार्यपालिका की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को प्राप्त है या विधानसभा को प्राप्त है? तो आप बताएंगे ये प्राप्त होती है संसद को, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ये पावर होती है। किसी भी नए राज्य का प्रवेश होगा तो भी संसद डिसाइड करेगी। किसी भारतीय राज्य की ही सीमा में बदलाव होगा या किसी राज्य की सीमा को घटाया बढ़ाया जाएगा, वो भी क्या है, हमारी पार्लियामेंट डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको क्वेश्चन नंबर 6-7 दिखाई दे रहा है, 67 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से मतलब कि फैलता नहीं है, संक्रामक रोग नहीं होता है? एड्स है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है या सिरोसिस रोग है? तो कौन सा ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे सिरोसिस जो नामक बीमारी होती है ये एक रोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाते हैं? सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डैन्यूब डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा? तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा और ये बनता है हमारे असम में। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? बोमडिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा सिक्किम में है? चलिए इसका राइट आंसर आप मुझे बताएंगे। तो आप बताएंगे जो लिपुलेख दर्रा है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। आपसे पूछेगा नाथुला दर्रा तो ये सिक्किम में है और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल में है। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए सर राइट करके जो हो जाएगा। और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है और लिपुलेख में काला पानी विवाद भारत और क्या है नेपाल के मध्य में चलता रहता है। तो वो जो काला पानी का विवाद है ना वो लिपुलेख में ही हुआ है। तो चलिए ये हो गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश विस्तार है वो किन किन के मध्य फैला हुआ है? 4 डिग्री 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर, 4 डिग्री 8 डिग्री 4 पश्चिम से 37 डिग्री 6 पश्चिम, 8 डिग्री 4 पूर्व से 37 डिग्री 6 पूर्व और 8 डिग्री 4 दक्षिण से 37 डिग्री दक्षिण। तो कौन सा अक्षांश विस्तार है वही आपको बताना, मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार। तो स्टूडेंट आप बताएंगे अक्षांश विस्तार होता है इस तरीके से। तो जो भारत है यहाँ से मुख्य भूमि देखेंगे तो मुख्य भूमि क्या है हमारी? कन्याकुमारी से जो बैठेगा जम्मू कश्मीर। तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 से, और ये हमेशा उत्तर में ही आएगा क्योंकि भारत आपको पता होगा उत्तर में है। और ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 तक। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। मैं साफ कर देती हूँ। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 70 है, ये तो आपने कर लिया ऑप्शन नंबर के इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित ऑप्शन में ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? गोंड का, थारू का, जौनसारी का, उपरोक्त सभी। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे उपरोक्त सभी उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक तरफ आपको दिया धार्मिक आंदोलन, उनके दिए संस्थापक, तो आपको क्या सही मिलान करना है। तो चलिए मिलान वाले क्वेश्चन तो आप बहुत करने में माहिर हैं। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी बताइएगा। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी बताइएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आप ये भी बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जल्दी जल्दी आप मुझे आंसर करके बताइएगा। तो स्टूडेंट देखिए, कुछ पता हो या ना पता हो आपको पता होगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो पहले का देखिए फोर्थ कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है। तो ऑप्शन नंबर के तो सी कट हो गया। आते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना ट्रिपल आर राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो पहले का देखिए ए में भी है, बी में भी है, लेकिन डी में नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन कट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेद समाज की स्थापना ये बताएंगे आप केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू के द्वारा की गई थी। बचा प्रार्थना समाज तो आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारा मैच हो गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है कि अपने उपन्यास आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? चोर विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का, कोल विद्रोह का या संथाल विद्रोह का? तो जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंदमठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित है, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर से, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस से और स्वराज पार्टी महात्मा गांधी से? तो सही मेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे, इनसे संबंधित थे? तो आप बताएंगे BC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स से, नरकसे से, एडम स्मिथ से या उपरोक्त में से कोई नहीं? स्टूडेंट, अगर आपने मेरे साथ एडुटेरिया का टेस्ट पेपर लगाया होगा ना, तो उसके 14वें या 13वें प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 में आया था, ये मुझे जितना याद है। और मैंने ये सवाल आपको कराया है। अगर आपने वहाँ पर किया होगा तो आई होप आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बना कर ले जाएंगे। तो आप बताएंगे नरकसे के द्वारा गरीबी का दुष्चक्र का यानी कि निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा दी गई है। इन्होंने कहा था अगर कोई गरीबी के दुष्चक्र में फंस गया तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी गरीबी के दुष्चक्र में फंसी रह जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के बी। तो स्टूडेंट, ये था आपके टॉप 75 क्वेश्चन, जिसमें हमने टॉप 75 क्वेश्चन शामिल किए थे। 37 क्वेश्चन इसमें हिंदी के होते हैं, आगे जो बचते हैं वो हमारे सामान्य अध्ययन के होते हैं। आपने टॉप 75 में अगर आपने 65+ क्वेश्चन बनाए हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर आपने 70+ क्वेश्चन बना लिए तो समझ लीजिएगा आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब बस आप जिस प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं उसी तरीके का बेस बनाकर चलिएगा, और ये गारंटी है कि आपसे कोई नौकरी नहीं छीन सकता। तो चलिए, आप सभी रिजल्ट तक परिवार पर जुड़े, उसका हिस्सा बने। अगर आप अभी हिस्सा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका हिस्सा बन जाइएगा। तो प्रतिदिन क्या है, हम यूपी पुलिस का टेस्ट पेपर कर रहे हैं। आज मैंने आपके लिए मानसिक अभिरुचि पर 1 घंटा 48 मिनट की क्लास बनाई थी, जिसमें मैंने मैराथन क्लास है वो, और टॉप उसमें 150 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने आप सभी को क्वेश्चन देने की कोशिश की है। और आई होप आप सभी ने कर ली होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि समय ना मिलने के कारण उस क्लास को नहीं कर पाए होंगे, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल पर जाकर उस क्लास को कर लीजिएगा। वो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा जब आपने यूपी पुलिस के जो पेपर हुआ था उसमें हर शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो चलिए, मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे लेती हूँ विदा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले टेस्ट में इसी जोश इसी जुनून के साथ आपकी तैयारी को रिजल्ट तक पहुँचाने के लिए। तो वेलकम था आपका रिजल्ट तक परिवार पर जुड़ने के लिए। जल्दी से आप परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। चलिए, मैं लेती हूँ आपसे विदा। आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत। थैंक यू सो मच।